चलिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या? नो सर। डीपीपी 1 और 2 मिल गया आपको? ठीक है, 2 तो किया नहीं होगा अभी, 1 कर लिया। अच्छा ठीक है, तो 2 भी कर लो। और फिर अभी और भी मैंने क्वेश्चंस के नंबर बढ़ा दिए, मतलब मेरे पास सुबह समय था तो मैंने सवालों को और ढूंढ निकाला है। तो मुझे कुछ और भी ऐसे क्वेश्चन बैंक मिल गए जिसमें से मैं सवाल निकाल निकाल के आपको देता भी जाऊंगा, उनके सोल्यूशन भी बनाते जा रहा हूं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाना है हमको, तो वो भेजता हूं अभी। हालांकि शुरुआत में कम पढ़ा है अभी हमने, मे बी 1-2 क्लास के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा भेजने लगूंगा, तो पर डीपीपी सवाल बढ़ा दूंगा। आपको पोर्टल वाले क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसमें से ट्राई किया है? व्हाट्सएप नहीं नहीं, पोर्टल वाले भी करो। पोर्टल वाले तो और अच्छे हैं, अच्छे मतलब दिखते ही नहीं है। दिख मतलब क्या वाइट हो जाएगा पूरा? सर डीपीपी हाँ, 2 नहीं मिला हमें। ऑप्शन नहीं आते किसमें, कैसे देखते? मतलब वो main.zinedu.com से जा रहे क्या? अच्छा वही होता है क्या? मेरा टीचर वाला main.zinedu.com वाला है, तो उसमें नहीं दिख रहा है। चलो, मतलब हो सकता है आप एक किसी के साथ बैठ के एक बार, 2-3 लोग बैठ के एक बार देखना, हो सकता है कहीं कुछ ऐसा हो रहा हो कि हम जिससे हो रहा है उसके साथ एक बार बैठ के सर कर लेना। हाँ जी, सर वेबसाइट में इश्यूज हैं इश्यूज तो है सर। वो किन्हीं किन्हीं बच्चों में सर स्विच क्लास का ऑप्शन नहीं आ रहा। स्विच क्लास का। अच्छा, ये बोकारो वालों को आवाज आ रही है मेरी, और आपको? आप लोग कुछ बोलो जरा। यस सर, आ रही है। अरे आपकी भी आ रही, कमाल हो गया। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ हाँ, एक मिनट शांत हो जाओ। हाँ, कुछ कह रहे इश्यूज हैं? सर स्विच क्लास का ऑप्शन नहीं आ रहा सर, 10 बच्चों में करीब। सर वो कुछ कर ही नहीं रहे उसका। स्विच क्लास का ऑप्शन आने के बाद ही तो हम स्विच कर पाए थे, 12वीं में आ पाए थे ना। सर वो ऑप्शन ही नहीं है सर वेबसाइट पे। अच्छा, और ऐप भी तो होता है, ऐप ऐप से कुछ होता है क्या? वेबसाइट से ही होता है? एक बार मैं बोल दूंगा उनको, जो भी हमारे टेक्निकल गुरु इस के हैं, भैया जी, उनको बोल दूंगा। अपने बड़े पुराने मित्र, आईआईटी दिल्ली का पास आउट है जो इस का टेक्निकल लीड है, तो उनको बोल दूंगा मैं। अब देखता हूं क्या हो सकता है। लेट्स सी। ये वाला सवाल था बच्चों, फटाफट करेंगे। ये करा है तो कोई बात नहीं, नहीं करा तो जल्दी से देख लो। सवाल ये था, हाँ, टू आइडेंटिकली चार्ज्ड स्फीयर्स आर सस्पेंड। शांत शांत शांत। और भाइयों पीछे बातें नहीं। क्या? अरे दिल तोड़ दिया, बहुत दिल तोड़ दिया तुमने, और तुम अभी बताने लगे उसे। ओए, क्लास के बाद पूछो ना। मोबाइल क्लास में चलाने का कीड़ा जो है, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार ही आपको लगा है, ये कई साल से चल रहा। मोबाइल क्या लॉकडाउन से आने स्टार्ट हुए क्या? कि मोबाइल आ गए लॉकडाउन से? नहीं ना, पहले से थे। बच्चों के पास मोबाइल भी पहले से थे। पहले भी क्लास में पीछे बच्चे बैठते थे, आगे भी बैठते थे, पीछे भी बैठते थे। पीछे वाले बच्चों के अंदर एक इच्छा जगती थी, आगे जो बैठा है वो तो चलो मान लो सामने ही बैठा है, तो मुश्किल है। पीछे वाले बच्चों के अंदर एक स्पेशल इच्छा पाई जाती है मोबाइल एक्सेस करने की। उनको ऐसा लगता है पीछे बैठ गए तो हम मोबाइल से खेल सकते हैं, अपना दोस्त का मैसेज आ रहा है वो पढ़ लेंगे, नहीं तो कुछ और भी। तो आप आगे बैठे या पीछे बैठे, मेरा रिक्वेस्ट है कि मोबाइल को यूज नहीं करें। पहले भी लेकिन लोग करते थे, आगे भी करेंगे। ये एक परंपरा है जो चलती आई है, चलती आएगी।
वो है, मतलब देखिए रिबेलियस एक होता है हमारे अंदर नेचर की, 5 मिनट कर ही लिया, 2 मिनट कर लिया तो क्या हो गया, हम तो पढ़ते तो नहीं, वो गलत नहीं है, उसको करना है तो करो, लेकिन मैं गिव अप कर देता हूं तुरंत। मतलब कि मैं रोज बोलूंगा नहीं, ऐसे मत सोचो कि तुम मोबाइल में खेलोगे और या तो ऐसे छुपा के खेलोगे या जो भी है, मुझे मालूम पड़ जाता है, मैं एक आध बार बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा नहीं। और ये ज्यादा डेंजरस चीज है कि टीचर तुम्हारी गलतियों पर ध्यान देना बंद करे और कुछ ना बोले। लेकिन मैं क्यों जाऊं यार, ये तो बहुत ही सीरियस तैयारी है। आप अपना लाइफ का टाइम यहां लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, इतनी मेहनत लगा रहे हैं, किस चीज के लिए? कोई रिजल्ट मिलना चाहिए ना। और वो लगाने के बाद आपने अपना ही टाइम वेस्ट कर लिया, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। इसलिए मोबाइल फोन बिल्कुल यूज मत करो, साइलेंट में करके उसको बैग के अंदर रखो। साइलेंट है सबका मोबाइल फोन, साइलेंट मोड में है। और पेरेंट्स को बता के आओ कि क्लास जा रहे हो, उनको पता रहता है कि ये टाइम क्लास का है, तो वो तो फोन नहीं करेंगे, फिर उनको तो पता ही है कि क्लास का टाइम है, क्लास में रहेगा बच्चा, उनको पता रहता है ना। तो क्योंकि ज्यादातर बच्चों का फोन आता है, मैं पूछता हूँ ये फोन क्यों आ रहा है, तो बोलते मम्मी का फोन आ रहा है। मम्मी को तो पता ही, उनको बोल दो क्लास में नहीं उठाते फोन। बस दोस्तों के फोन आते हैं क्योंकि उनको बोल के आए हो, अरे करना क्लास में बात करेंगे। चलिए नो डिस्कशन। सर। हाँ जी, ये जल्दी से करना है कि हो गया है? हाँ जी बोलो भाई बोलो। सर जी की बैचेस कितने कितने बजे होती है? 4 to 5:30 और कल सर, होती है 5:30 to 7 टुमारो। ओके सर। लेकिन फॉर द बिगिनिंग आप मैच कराना, टीपीटी वहां पे है, ये भी सेम। हाँ वैसे तो सर मेरा दो जी का, लेकिन पोर्टल में अभी वाली क्लास आती है। हाँ वो एक्चुअली ऐसे ही है, क्योंकि आ, ये वाला भिलाई में बैच नीट वाला ही है ये वाला। लेकिन अभी फॉर द बिगिनिंग में मैंने उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रखा हुआ, मतलब मैं आपको कम नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो नीट वाले बच्चे हैं उनको भी पूरा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेंस के लेवल पे ही बात हो रही है, तो नीट और मेंस बिल्कुल बराबर लेवल पे ही चल रहा है। और आपको सारे कॉन्सेप्ट, अभी तो बेसिक बिल्डिंग चल रही है तो सारी चीजें बता रहा हूँ। जब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की बारी आएगी तो मैं एक्स्ट्रा क्लास देना स्टार्ट करूंगा जेई वालों को। आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी वो, लेकिन ऑप्शनल है, क्योंकि मैंने बहुत हर साल देखा है कि मैं जेई की एक्स्ट्रा क्लास लगाता हूं एडवांस के लिए, नीट वाले बच्चे भी उसमें आ जाए बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है 2-4 सवाल अच्छे सुन ही लेंगे तो क्या हमारा नुकसान है, समझ में आ ही गया तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो ऑप्शनल होती है, उसमें कोई प्रेशर नहीं है कि आपको करना है कर लो। अगर आपको लग रहा है यार ये तो बहुत एक्स्ट्रा जा रहा है, छोड़ो तो मत करो, पर उनकी क्लास एक्स्ट्रा होगी। ये वाला जो बैच है उसमें मैं अभी बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि जेई या नीट है। आप मिलाना भी, नोट्स भी मिलाना तो आपको लगेगा अरे वही 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 फॉर्मूला यहाँ लिख दिया तो मैं क्या करूं, तो दोनों में सेम ही फिजिक्स है। अच्छा आपकी एनसीईआरटी बुक अलग अलग है क्या? फिजिक्स की, जेई की फिजिक्स की बुक है, ये इंजीनियरिंग वालों के लिए, पीसीएम वालों के लिए, कोई उसमें भेदभाव नहीं है। जो इंटीग्रेशन का मेथड से उसमें सॉल्व होगा वही मेथड से आपके लिए भी सॉल्व हुआ है। एनसीईआरटी ने कोई ये नहीं बोला कि बायो के लिए अलग मेथड बनाया, उसमें वायरस आएंगे या कुछ। चलो फटाफट करते हैं बच्चों, मुझे कुछ याद नहीं आया उसका एग्जाम्पल। हाँ, टू आइडेंटिकली चार्ज स्फीयर, देखो क्या ये tan थीटा का आंसर हमने कभी निकाला था? अगर हम tan थीटा इक्वल टू लिखें तो F/mg लिखना पड़ेगा। तो ये हवा में है पार्टिकल, इस पे एक F लग रहा है, इधर mg लग रहा है, tan थीटा हो गया। क्वेश्चन बोला इस पूरे सेटअप को एक लिक्विड में डुबो दिया, तो लिक्विड में डाल देने पर सराउंडिंग मीडियम चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो F का जो वैल्यू नेट फोर्स लग रहा था वो हॉरिजॉन्टल फोर्स बदल के क्या हो जाएगा? F/K। K क्या होता है? क्वेश्चन में यही पूछा गया होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K मान लेते तो F की जगह क्या हो जाएगा? F/K। अब मुझे बताओ लिक्विड के अंदर डाल देंगे तो mg तो लगेगा, लेकिन लिक्विड एक और फोर्स लगाने लगेगा ऑब्जेक्ट पे। बहुत बढ़िया, अपथ्रस्ट लगाता, बॉइंट फोर्स बोलते हैं उसको।
तो बॉइंट फोर्स लगेगा तो mg का इफेक्टिव वैल्यू भी थोड़ा सा, यानी mg माइनस अपथ्रस्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो वर्टिकल वाला फोर्स भी डिक्रीज हो गया और ये हॉरिजॉन्टल वाला भी। बोल रहा है एंगल चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि नया tan थीटा भी वही है जो, तो पुराना tan थीटा में f की जगह क्या लिख दिया और mg की जगह, करेक्ट। अब ये जो अपथ्रस्ट है या बॉइंट फोर्स है, इसका फॉर्मूला हमने अलग से सुना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी। ये होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ये अब सब लोग सीख लेना, मैंने फ्लूइड में पढ़ाया नहीं पढ़ाया, सीखना इसको ना। ये जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मास ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। तो लिखा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू मास ऑफ सॉलिड इंटू जी अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो ये हो गया mg इंटू रो एल बाय रो एस, समझ गए। यहां पे रख रहा हूं, तो ये आया f बाई के mg माइनस mg रो एल बाय रो एस, और tan थीटा दोनों सेम है तो लिख दिया f बाय mg, करेक्ट। f से f कैंसिल हो गया, mg 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 कैंसिल हो गया, इसको ऊपर भेज देते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं, ये आ गया 1 बाई के इज, हाँ चलो ऐसे ही कर देते हैं, 1 माइनस रो एल बाय रो एस अपॉन, अपॉन कुछ नहीं, अपॉन 1। तो k का वैल्यू होगा 1 अपॉन 1 माइनस, अब इसमें लिक्विड का डेंसिटी कितना दिया है, ये मैंने पूछा था कि ये वाली जो समस्या है ये दूसरे क्लास में हो रही कि मेरे साथ ही होती है, सभी में हो रही है? ये जो छूते हैं तो आगे चला जाता है फिर कभी पीछे चला जाता है, ये सब में हो रही है? अच्छा अच्छा, वो हटा नहीं सकते जब फोन की तरह है। सर डेंसिटी की वैल्यू क्या है? 1.6 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब सर? सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ओके सर। हाँ, तो ये हो गया, ये तो हमें लिक्विड का 0.8 दिया, 1.6 दिया, तो डिवाइड करें वो 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 हो गया, 1/2 को पलट दिया तो हो गया 2, आंसर आ गया 2। समझ गए क्या? बहुत आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं। पिछला कोई डाउट है क्या किसी को? चलिए आप लोग एक बार डीपीपी करो। सर कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनेट होती है ना? क्या चीज? कैपेसिटेंस मतलब अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो उसकी कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी ना? हाँ बट वो लेकिन, हाँ वो लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ेंगे तो एक कांस्टेंट है सर, तो उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट पे कैसे डिपेंड कर सकती है? हाँ, लेकिन वो कांस्टेंट अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग है। तो अगर किसी कैपेसिटर के अंदर एक मीडियम भरा तो उस मीडियम के के पर डिपेंड करेगा, और दूसरा मीडियम भर दिया जिसका के ज्यादा है तो के का वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए अलग अलग मीडियम। जैसे अब कैपेसिटर क्या होता है ये हम डिस्कस नहीं कर रहे, इन्होंने सवाल पूछा, मान लो कि कोई एक प्रॉपर्टी है जिसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, और कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको कैपेसिटर बोलते हैं, और उस कैपेसिटर में मान लो कोई इमेजिन कर लो कोई पानी की टंकी है, जैसे पानी की टंकी उसकी कैपेसिटी होती है, लेकिन वो क्या चीज रखते हो उस पर डिपेंड कर रहा। मान लो हमने उसमें कोई मटेरियल भर रखा है, तो जो मटेरियल भरा कैपेसिटर में उसी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। तो वो क्या अलग अलग मटेरियल भरोगे इसलिए तो बदल रहा है, वैसे तो कांस्टेंट है लेकिन एक मीडियम के लिए तो कांस्टेंट है। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, लेकिन जो वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या वो केरोसिन का भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा? केरोसिन का अलग होगा, माइका का अलग होगा, सैंड का अलग होगा। सो अलग अलग टाइप के इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होगा। अब तुमने कोई कैपेसिटर बनाया जिसमें वाटर भरा हुआ है, तो वो वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा उसका आंसर। फिर तुमने वाटर हटा के केरोसिन भर दिया तो वाटर वाला आंसर आएगा क्या? इसका वाला आंसर आएगा, लेकिन ये जो आंसर आएगा उसमें किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा या आ जाएगा सामने? जो मटेरियल तुमने भरा हुआ है। क्या होता है कैपेसिटर, क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ऐसे है, लेकिन ये देखो, स्लाइड कीजिए ना, हाँ जी प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस, ये वाली। यस सर। सर इस क्वेश्चन में टू आंसर कैसे आया? है
सर उस आंसर को बताइए एक बार और करके। ओ क्या 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 गड़बड़ है? एफ से एफ कैंसिल हुआ, ये गड़बड़ है क्या? mg कट गया, तो ये जो डिनोमिनेटर में ऊपर है 1/k और डिनोमिनेटर में 1 माइनस रो एल बाय रो एस और इक्वल टू आया 1, इसको इधर भेज दिया तो आया 1/k इक्वल टू 1 माइनस रो एल बाय रो एस, इसको पलट दिया तो k का वैल्यू आया 1/1 माइनस रो एल बाय रो एस। लिक्विड का डेंसिटी लिखा है 0.8, तो लिखो 0.8 और सॉलिड का डेंसिटी है 1.6, कैंसिल करो, क्या करवा रहे हो भाई? ये हो गया 1/2, फिर देखो 1 माइनस 1/2 कितना होता होगा? समझ गए। 1/2 को पलट दो, समझ गए क्या? यस सर, समझ गए। अरे बोलो बोलो। यस सर। अरे यार कैलकुलेशन नहीं पूछो भाई। चलिए ये सवाल में तो ये जो पिक्चर है इसको भी बनाना नहीं, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। Q1 Q2 का बदल रहा हूं मैं जगह, ये Q1 है, यहां Q2 लिखा। अब इसको आप देखो, फटाफट लिखेंगे, ये सीखना है बस, है ना। इसमें कूलम्स लॉ लिखने का तरीका ये देखो, मैंने लिखा फोर्स इन वेक्टर फॉर्म और यहां लिखा फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 और इस फोर्स को लिख दिया F21 यानी फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1 इक्वल टू, अब इसमें Q2 पर फोर्स चाहिए तो ये जो R21 है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 2 है फ्रॉम चार्ज 1। फॉर्मूला क्या है देखना, K Q1 Q2 बाय ये जो R21 है इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू वेक्टर R21। मैं एक बार और लिखता हूं, वेक्टर R21 का वैल्यू R2 माइनस R1 है, तो इसमें रखते हैं फोर्स ऑन Q2 इज K Q1 Q2 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो ये K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर था, R स्क्वायर इसलिए था क्योंकि यहां पे R नहीं होता था, यहां पे वेक्टर R लगाया, उसका मैग्नीट्यूड से भी डिवाइड किया, मतलब ये यूनिट वेक्टर जैसा है। तो अगर फॉर्मूला बनाएंगे ऐसे K Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर और R21, ये समझते हो कैप, इसको क्या बोलते हैं? तो यूनिट वेक्टर का मतलब है वेक्टर R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ये फोर्स हो गया। आपको फोर्स का फॉर्मूला में ये समझ में आ रहा है कि फोर्स ऑन Q2 चाहिए तो कौन सा वाला पोजीशन वेक्टर पहले आ रहा है? Q2 का ही पोजीशन वेक्टर पहले आ रहा है, बाद में Q1 का आ रहा है। अगर फोर्स ऑन Q1 चाहिए होता तो इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आ जाता? ऊपर में आ जाता, नीचे नीचे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैग्नीट्यूड लगा है, तो R1 माइनस R2 लिखो, या R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ऊपर में ही बस आप अलट पलट कर दो। तो मतलब इतना वैल्यू, ये वाला टर्म तो हर बार सेम रहेगा, एक में आ रहा है R2 माइनस R1, दूसरे में आ रहा है, इसका मतलब है दोनों फोर्स अपोजिट हो गए। अगर एक Q1 पे लग रहा है तो दूसरा Q2 पे लग रहा है, तो एक में R2 माइनस R1 है, दूसरे में R1 माइनस R2, यानी कि एक फोर्स अगर F है दूसरा माइनस F है। ये तो होना भी चाहिए क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ऐसा कोई स्कूल में पूछे, नॉर्मल कोई नहीं पूछता, स्कूल में पूछ सकते हैं प्रूफ करो न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो होता है इसमें कूलम्स लॉ में, तो कूलम्स लॉ ये पूछते क्या? हाँ, लेकिन कभी जैसे एनसीईआरटी या बुक्स में लिखा रहता है कि एक फोर्स निकाला R2 माइनस R1, दूसरा निकाला तो R1 माइनस R2, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इक्वल तो है, इक्वल एंड अपोजिट का मतलब एक्शन ए ने जो लगाया बी पे, बी ने वैसा ही फोर्स अपोजिट में लगाया ए पे, तो एक्शन रिएक्शन है, स्कूल में लिखाते हैं। और मतलब लेकिन लिखाते हैं तो आप पूछा करोगी, तो फिर कोई ऐसा भी फोर्स होता है क्या जो एक्शन रिएक्शन फॉलो नहीं करता? क्योंकि ये फॉलो करता है, मतलब ये ऐसे क्यों बता रहे हो कि ये फॉलो करता है? अगर सारे ही फॉलो करते हैं तो ये फॉलो करता है, ये पढ़ाने की जरूरत है, सारे ही करते हैं तो सारे ही करेंगे फिर। समझ गए क्या? तो जो यूनिवर्सल चीज है उसको लिखने की जरूरत क्या, वो तो सारी फॉलो करेंगे। लेकिन
ये फॉलो करता है, ये तो लिखाया जा रहा है, तो कोई ऐसा भी फोर्स है जो फॉलो नहीं करता? बोलो भाई, कोई ऐसा भी फोर्स है जो एक्शन रिएक्शन पेयर का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता? जैसे मतलब ए ने लगाया बी पे और बी लगा ही नहीं रहा ए पे, या कुछ और लगा रहा है ए पे। ए ने बी पे लगाया जितना, बी ए पे कोई और ही फोर्स लगा रहा है, तो तुम कह रहे हो यार एक्शन हो रहा है और रिएक्शन अलग आ रहा है। समझ गए? को बोलता है सर गांधी जी कहते थे एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल बढ़ाओ, मतलब थप्पड़ नहीं मारो, दूसरा गाल बढ़ा दो। एक्शन रिएक्शन फॉलो नहीं करते थे। कौन सा फोर्स है ये? जो मैग्नेटिक फोर्स आपने एग्जांपल देखे थे, वो मैग्नेटिक फोर्स आपको याद है? चलते हुए चार्ज आपस में मैग्नेटिक इफेक्ट बनाते हैं तो फोर्स लगा सकते हैं। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये कुछ एग्जांपल्स में, ऐसा नहीं बोल रहे कि हमेशा नहीं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, लेकिन दूसरा वाला पहले पर फोर्स नहीं लगा पाएगा, समाउ नहीं लगा पाएगा। आप कहेंगे एक्शन रिएक्शन फॉलो नहीं हो रहा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स बात है, लेकिन हम लोग अभी उसके बारे में डिस्कस भी नहीं कर रहे, बट ऐसा पॉसिबल है कि दो मैग्नेटिक सूडो फोर्स नहीं फॉलो करते। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सूडो फोर्स भी एक्शन रिएक्शन को फॉलो नहीं करता, लेकिन सूडो फोर्स तो हाँ मतलब फोर्स है, लेकिन असली फोर्स इट इज नॉट अ रियल फोर्स, तो लेकिन सूडो फोर्स फॉलो नहीं करता। तो सूडो फोर्स है लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे। वो सूडो फोर्स लगता क्यों है? कुछ और बोलो। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, बॉडी नहीं ऑब्जर्वर। रामलाल एक्सेलरेटेड फ्रेम से देखता था तो सूडो फोर्स लगता था, रामलाल को दिखता है, लेकिन वो सूडो फोर्स बस लगता है, उसका रिएक्शन फिर कहीं नहीं होता है ना। जैसे रामलाल अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो ए को देखेगा तो सूडो फोर्स नीचे, बी को देखेगा तो सूडो फोर्स नीचे, समझ गएगा? तो रामलाल को दिखेगा सूडो फोर्स, उसका कोई रिएक्शन पेयर नहीं है, ऐसा है। लेकिन चलो हम लोग उतनी बात नहीं कर रहे, यहां पे ये फॉर्मूला हो गया, इस पर बेस्ड एक सवाल कर लेते हैं, हम लगा के देख लेंगे कि आप हो रहा है सॉल्व कि नहीं। आप जल्दी से करो इसको। ये पहला चार्ज हो गया, ये दूसरा चार्ज, इसको भी प्लस लिख देता हूं। दो चार्जेस हो गए, एक का ये जो पोजीशन दिख रहा है आपको एक्स वाई जेड दिख रहा है आपको, मतलब आई कैप जे कैप के कैप, और दूसरा भी हो गया आई कैप जे कैप के कैप, दोनों की पोजीशन आ गए। दूसरा वाला पार्ट जरा सॉल्व करो, क्या लिखा है? फोर्स ऑन, तो हमें आर ए माइनस आर बी लिखना चाहिए कि आर बी माइनस आर ए? फौरन लिखते हैं वेक्टर एफ ऑन ए, बोलते जाओ। अच्छा हाँ, एक चीज और है वो जो मैंने लिखी नहीं, मुझे याद तो थी मैंने लिखी नहीं। इस फॉर्मूले में दो बातें याद रखनी है। फोर्स अगर Q2 पे चाहिए तो R2 माइनस R1 लिख रहे हैं, और चार्ज भी साइन के साथ लिखना है। पहले मैग्नीट्यूड लेते थे तो चार्ज का साइन नहीं लिखते थे, क्योंकि वहां पे माइनस प्लस हमको चाहिए नहीं, वैल्यू ले रहे। लेकिन इसमें प्लस और माइनस का डिफरेंस है, वेक्टर बदल जाता है, इसलिए चार्ज को भी किसके साथ लिखना है? Q1 एंड Q2 भी विद साइन। ये भी आप जरूर नोट कर लेना। तो व्हेनेवर वी आर राइटिंग फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आई जे के में या वेक्टर में ही लिख रहे हैं तो जरूर साइन रखना है, साइन बिना नहीं रखना। उसी से मुझे आइडिया लगेगा कि फोर्स अपोजिट होगा। आप ध्यान से देखना, मैं थोड़ा समझाता हूं। मान लो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो फोर्स रिपल्सिव होगा कि अट्रैक्टिव? यानी फोर्स का डायरेक्शन R2 माइनस R1 के टर्म्स में होगा। आप ध्यान से देखना, R2 माइनस R1 ये वाला वेक्टर है, R2 माइनस R1 ये वेक्टर है, यहां इस तरफ चल रहा है Q2 की तरफ। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो फोर्स कैसा बनेगा? रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? रिपल्सिव मतलब इसी लाइन पर बाहर की तरफ, दूर की तरफ जाएगा कि पास की तरफ आएगा? ऐसे दूर की तरफ, मतलब जो वेक्टर है उसी डायरेक्शन में फोर्स चल रहा होगा। अगर एक को प्लस और दूसरे को माइनस लगा दो तो ये फोर्स का साइन अपने आप इस वेक्टर आर के आगे माइनस बना देगा। एक को प्लस लिखो दूसरे को माइनस लिखो तो इनका मल्टीप्लीकेशन से एक माइनस बाहर आ जाएगा कि नहीं? माइनस क्या बोलेगा कि ये वाला वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अगर मैं इस वेक्टर को लेफ्ट में बोल रहा हूं और फोर्स राइट में लगाऊं तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गया कि रिपल्सिव? तो अपने आप साइन, इसके साइन की हेल्प से, अगर ये दोनों नेगेटिव हुए तो
तो फिर से पॉजिटिव ही आएगा कि नहीं, तो प्लस आर के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, तो के Q1 की जगह लिखा +100, ये हो गया माइक्रो कूलम। दूसरा लिखा +200 इंटू 10⁻⁻6 के Q1 Q2। आगे RA माइनस RB, RA 1 है और वो 4 है, तो 1 - 4 कितना हो गया, -3 I कैप। आगे -4 J कैप, 0 K कैप हो गया। ये 3 और 4 का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 5 हुआ, जो डिवाइडेड बाय 5 का पावर 3। कुछ समझे क्या, जो ऊपर R2 - R1 आया उसी का मैग्नीट्यूड नीचे क्यूब में लिख दिया, समझ गए। ये हमारा वेक्टर हो गया, आंसर के का वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पूरा आंसर वेक्टर में आ गया। फर्स्ट पार्ट में लिखा है मैग्नीट्यूड फोर्स का बताओ, तो ये 3 4 का ऊपर भी मैग्नीट्यूड लिख देंगे। 3 4 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो 5 से 5 एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो के Q1 Q2 बाय R², यही तो आंसर है, ऊपर R नीचे R³। समझ गए। चलिए, अगर B का फोर्स ए पे पूछा है तो, मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए पूछा है तो इसी ऑप्शन में ये जो लिखा है इसके सामने आप एक्स्ट्रा माइनस लगा दे, मतलब ये भी प्लस हो जाएगा, तो फोर्स पलट जाएगा। समझ गए क्या, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, एक जो आंसर आ जाए उसी के आगे माइनस लगा दो तो दूसरा आंसर हो जाता है। तो आप किसी पर भी फोर्स निकाल लीजिए, ऑप्शन पलट दोगे तो ठीक है ना। लेकिन वेक्टर में हमको कभी सॉल्व करना नहीं होता, बहुत ही कम कोई सवाल मिलेंगे जिसमें वेक्टर हो रहा होगा। नॉर्मली अट्रैक्शन रिपल्शन से ही काम चलता रहेगा। आपको यही देखना होगा कि अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सिंपल देसी टाइप लिखो, जैसे आप पहले लिखते थे mg, नीचे लग रहा था mg लिख दिया, ऊपर टेंशन है तो ऊपर t लिख दिया, दोनों अपोजिट है तो माइनस कर दिया, तो mg - t = ma। अगर बोल रहा बैलेंस है तो mg = t, mg - t = 0। तो बैलेंस कर रहे थे तो उसमें ऐसे लिखते थे कि mg - j कैप प्लस t प्लस j कैप। कुछ नहीं कर रहे थे वेक्टर में, सीधा देसी टाइप ही सॉल्व कर रहे थे, वैल्यू और साइन मतलब डायरेक्शन अलग से देख रहे थे। वैसे ही यहां पर भी क्वेश्चंस करेंगे। 5 पॉइंट चार्जेस 5 वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन ऑफ, ये हमने किया हुआ है, नहीं करेंगे, ये वाला कर लेते हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस भी करे हैं, लेकिन ये कर लेते हैं। स्पीड थोड़ा बढ़ा रहा हूं, दिमाग एकदम तो रखिएगा तैयार। 3 चार्जेस कॉर्नर पे हैं, कहां गए, 3 चार्जेस कॉर्नर पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, और सेंटर पे कैसा है, तो सेंटर वाला चार्ज किसी एक चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मान लो फोर्स F1 लगाएगा, F1 का वैल्यू निकाल पाएंगे क्या, ये डिस्टेंस R दिया हुआ है, चार्ज के वैल्यूज दिए हुए हैं, केवल वैल्यू लिखेंगे, साइन नहीं लिखेंगे। और ये जो 2 कॉर्नर वाले चार्ज है, ये इस चार्ज को रिपेल करेंगे ऐसे बाहर, F2 ये निकाल पाएंगे। जैसे इसने लगाया F और इसने लगाया F, तो दोनों F के बीच में कितना एंगल आ रहा है, इसने लगाया F, इसने लगाया F, तो ये दोनों F के बीच में कितना एंगल आया, तो कितने एंगल पर कंपोनेंट ऐड कर दोगे। ये सब कर चुके हैं हम लोग। F और F का कौन सा कंपोनेंट ऐड हो रहा है, cos 30, तो आंसर इस तरफ आ रहा है 2F cos 30। एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ, हो गया टोटल फोर्स। अब सर्कल सुनने के बाद तुम्हें क्या पता चला, नेट फोर्स तो आपने बोला नेट फोर्स इक्वल टू, ये बात क्या लिखना चाहिए, mv² r। इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है सवाल में, लेकिन इसका ये साइड तो नहीं दिया हुआ ट्राइंगल का। हाँ निकाल लेंगे, कितना होगा, ये साइड L कितना हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो साइड होता है, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस उसका √3 से डिवाइड हो जाता है, याद आया। तो R = R L√3, L by √3। तो L का वैल्यू निकल आया, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं, आप केवल जैसे मैं स्पीड से लिख रहा हूं, आप दिमाग तेज चलाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, ध्यान से देखते चलना। K Q 2Q by R² - K Q Q by
√3r का होल स्क्वायर इंटू 2 cos 30। कोई समझा क्या? मुश्किल बात हो गई लग रहा। 2 cos 30 समझ गए? इसका cos 30 और इसका cos 30 बीच में आ रहा है ना, लेकिन एक f का वैल्यू कैसे निकलेगा? k q1 q2 बाय ये डिस्टेंस कितना है, ये √3r है कि नहीं? देखो यही तो कर रहे हैं। ये हो गया एक सेंटर वाले चार्ज का फोर्स सेंटर की तरफ, ये हो गया बाहर की तरफ। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? माइनस माइनस कर देंगे, इक्वल टू के बाद। बहुत प्रॉब्लम होगी क्या? सर्कल में कभी भी क्वेश्चन हो, अब मान लीजिए इसकी जगह एक स्क्वायर होता और एक किसी कॉर्नर वाले चार्ज की बात करते, तो एक तो ये 3 कॉर्नर वाले लगाते फोर्स और एक सेंटर वाला लगाता, फिर सभी फोर्सेस को रिजल्टेंट ले लेते, सेंटर वाले फोर्स का वैल्यू ज्यादा होता तो बड़े में से। समझ गए क्या? ऐसा एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, बट आप देखते चलो, इसको नोट मत करो अभी, है ना। कुछ लिखा है क्या मजेदार है? ये आप होमवर्क दे देता हूं। इसमें ऐसा लिखा है कि दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैं और फिर एक तीसरे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को एक से टच करा के बीच में रख दिया। अब ये, हाँ डीपीपी में भी टच कराने का क्या मतलब हुआ, और आइडेंटिकली मेटालिक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, आइडेंटिकल शेप का क्यों लिखा हुआ है? तो फिर कितना चार्ज है हम बता नहीं सकते थे, अभी आगे चल के बता पाएंगे, आगे थ्योरी है ऐसी, लेकिन अभी नहीं बता सकते। अभी आइडेंटिकल देने से क्या फायदा हो जाता है? अगर एक का चार्ज क्यू है और दूसरे में चार्ज 0 है और टच करा के रखा तो q/2 आधा आधा। समझ गए क्या? और अगर एक पे q1 है और दूसरे पे q2 है और टच करा के अलग कर दिया तो इस पे भी q1 + q2/2 और इस पे भी q1 + q2/2। समझ गए ये बात भी? क्लियर है खेल? इसके लिए क्या जरूरी है? मेटल का बॉडी होना चाहिए और वो भी शेप बिल्कुल एक जैसा होगा। अब शेप एक जैसा है तो स्फीयर है या ब्लॉक है, कैसा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। शेप एक जैसा है तो आधा आधा चार्ज खींचेंगे, ठीक है। तो इसको आप ट्राई कर लेना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसके बाद हो जाएगा। ये डिजाइन अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभी क्या, आज केवल ये प्रैक्टिस चल रही है, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ी देर और प्रैक्टिस चलेगा। कुछ सवाल इक्विलिब्रियम के लगातार अब आएंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि मान लीजिए दो चार्ज तो ऐसे रख दिए हैं और इन दोनों चार्ज के सामने एक तीसरे चार्ज को प्लेस करेंगे और ऐसे प्लेस करेंगे कि ये दोनों चार्ज के फोर्स उस थर्ड चार्ज पर बैलेंस हो जाएंगे। तो थर्ड वाला चार्ज कैसा दिखेगा? इक्विलिब्रियम में दिखेगा। स्टेबल उतना अच्छा शब्द नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम भी दो तरह के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल। अगर पहाड़ के ऊपर आपको बैठा दे तो हो सकता है थोड़ी देर तक स्टेबल रहो, लेकिन अगर जरा सा धक्का दे दे तो नीचे गिरोगे, क्या ऊपर वापस आ पाओगे तुरंत? नहीं, तो हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल। और अगर किसी गड्ढे में एक पार्टिकल को रख दें, ऐसे गड्ढे में पार्टिकल रख दें और थोड़ा साइड में ले जाके छोड़े तो वापस अपनी पुरानी जगह जाता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल। पहाड़ के ऊपर है, जरा डिस्प्लेस किया तो और नीचे भाग जाएगा, अनस्टेबल। तो इक्विलिब्रियम कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल में कुछ खेल रहे हैं? किसको? काहे? तो क्लास के पहले कर देते ये। आपको क्लास के पहले टाइमिंग पता था क्या? हाँ, तो पहले कर देना था। अभी क्लास के बीच में डिस्टर्ब कर दिया आपने। देखिए, क्लास के बीच में फोन नहीं उठाओ ना, मैसेज करो। ऐसा समझ लो फोन खराब हो गया है। हाँ, या लाए नहीं है, वो बेटर है। कुछ दिन तक मैं पीछे पड़ा रहूंगा,
क्योंकि फोन एक तरह का नशीला पदार्थ हो गया तुम लोगों के लिए। कुछ कुछ देर में हाथ अपने आप फोन, मतलब बॉडी नहीं, बॉडी मना कर रही है, दिमाग कह रहा है नहीं, लेकिन होते नहीं है, चरसी होते ना लोग। तो वो अपने आप मन करता है देख ले किसी का मैसेज तो नहीं आ गया, है ना। तो ये तो पेशेंस, मतलब ये थोड़ा अपना सेल्फ कंट्रोल। एक हमारे साथ लड़का था, याद आया हमको, कॉलेज में था। तो कॉलेज में कई बच्चे होते हैं जो थोड़ा आदत बिगड़ जाती है उनकी, तो वो सिगरेट पीता था। तो हम लोग मना करते थे, मैं बोलता था भाई मत पियो, तो कहता था मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। नहीं कि तो उल्टा बोल रहे हो, सिगरेट कौन पिएगा, सिगरेट से नुकसान होगा ये सबको पता है, करेक्ट, लेकिन फिर भी पी रहे हैं, इसका मतलब विल पावर कम है ना। कह रहा मेरी बहुत स्ट्रांग है। कैसे? कह रहा मेरा जब मन करता है तब मैं पीता हूं, और जब नहीं मन करता रहा तो नहीं पीता। तो हुई मेरी स्ट्रांग ही नहीं। देखो, मन किया पी लिया, विल पावर, पीने की विल पावर हुई तो सिगरेट पी ली, और नहीं विल पावर हो रही, मतलब नहीं पीने का मन हो रहा तो ऐसे ये है। चलिए, तो मैसेज कर दिया, अब तो कर दो, अभी तो अभी चल रहा मामला डिस्टरबेंस में। तो अभी हम लोग यहाँ बात करें दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज की बात करेंगे, बाद में 3 या 4 चार्जेस की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम के 4-5 सवाल मैं एक साथ ही लेके आया हूं, जिससे इस तरह के क्वेश्चंस दिखे तो आपको ऐसे घबराहट नहीं फील हो, यार ये कौन से सवाल आ गए, इसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। बहुत सिंपल है। जैसे मैं आपको ऐसे सिंपली पूछूं, ये 2 चार्जेस हैं, तो थर्ड चार्ज देखो, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो थर्ड चार्ज कहां रखना चाहिए कि बिल्कुल बैलेंस हो जाए? तो आप बोलो ये तो बिल्कुल बराबर चार्ज है ना भाई, बिल्कुल बीच में इनके रखोगे। अच्छा, बीच वाला चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो बीच वाला चार्ज कैसे साइन का होगा कि बिल्कुल बीचों बीच रखने पर बैलेंस हो जाएगा? सर कोई भी साइन का चल जाएगा। कोई भी साइन हो सकता है। अगर तुमने नेगेटिव चार्ज रखा तो ये भी अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों अट्रैक्शन अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए? यस तो कैंसिल हो जाएगा। और अगर तुमने पॉजिटिव ही रख दिया तो ये भी रिपेल करेगा और वो भी रिपेल करेगा, तो दो रिपल्शन भी तो अपोजिट में आ गए। और बिल्कुल बीच में रख दिया तो दोनों साइड से बराबर फोर्स ही लगेगा, क्योंकि ये चार्ज के वैल्यूज भी इक्वल है और डिस्टेंस के वैल्यू भी इक्वल है। तो k q1 q2 by r स्क्वायर में r भी सेम दिख रहा है, q1 q2 भी सेम दिख रहा है, तो वैल्यू भी बिल्कुल बराबर आएगी। तो हमको बड़ा लॉजिकली पता चल रहा है ना, मतलब ये आपको लॉजिकली पता चल रहा है ना, मिड पॉइंट पे कोई भी चार्ज रखोगे चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उस पर फोर्स 0 हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब है, देखो इसमें लिखा हुआ इफ टू चार्जेस आर फिक्स्ड एट सेपरेशन L, ये दोनों फिक्स्ड हैं, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज Q बी प्लेस सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम? तो कहां रख देते हैं? एट मिड पॉइंट। और चार्ज जो है वो Q जो, हाँ क्या न्यूट्रल रख सकते हो? अरे चार्ज क्यों बोल रहा है सवाल में, न्यूट्रल चार्ज क्या होता है? बोल रहे चार्ज नहीं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रख दो। क्यों रख दे भाई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? चार्ज कैपिटल क्यू को कहां रखें? अच्छा, ये बोला गया चार्ज कैपिटल क्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए, ऐसा लिखा गया? नहीं, लेकिन हमें पता है कि अगर इसको बैलेंस करना है तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकता है। और ये दोनों साइड वाले चार्ज क्या हैं? पहले से ही फिक्स्ड हैं, पहले से ही फिक्स्ड हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं थोड़ा, देखो आपको थोड़ा दिमाग लगाने पे मजबूर कर रहा हूं, आप सुनना और इमेजिन करना। मैंने क्या पहले पूछा फिर जवाब देना। अगर ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड नहीं हो तो ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को क्या करना चाहते होंगे, दोनों सेम साइन के, तो बीच वाले चार्ज का क्या साइन होना चाहिए जिससे कि साइड वाले भी बैलेंस हो जाएं? नेगेटिव। समझ गए क्या? मतलब अगर सवाल में ये होता कि ये साइड वाले चार्जेस भी फिक्स्ड नहीं है और बीच वाला एक चार्ज ऐसा रखा जिससे कि बीच वाला तो बैलेंस हुआ ही हुआ, साइड वाले भी बैलेंस हो गए, तो फिर चार्ज का साइन अपोजिट ही होता, नेगेटिव ही होता।
ठीक है, वो सवाल अभी आगे आएगा कि बीच वाले चार्ज का वैल्यू कितना रखें, बीच वाले चार्ज का साइन क्या होना चाहिए, सो दैट किनारे वाले चार्जेस भी। अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ रहे हैं कि बीच वाला चार्ज बैलेंस, थर्ड चार्ज विच वी आर ब्रिंगिंग इज इन इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू अदर चार्जेस। ठीक है, तो ये पहला वाला सवाल तो इजी था। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या ये दोनों चार्ज के साइन बिल्कुल एक जैसे हैं? Yes, sir. नहीं है, साइन एक जैसे नहीं है। साइन 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 और वैल्यू दो अलग चीज होती है। साइन इसका क्या लग रहा है? नेगेटिव। इसका क्या लग रहा है? नेगेटिव। दोनों नेगेटिव है तो कुछ नहीं, दोनों नेगेटिव है तो हैं। बीच में अगर मुझे इक्विलिब्रियम लाना है, मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज क्यू आपको दिया, मैंने आपको पूछा ये क्यू कहां रखे कि क्यू वाला इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो किधर रखना पड़ेगा? मिड पॉइंट पे रखने पे होगा क्या? No, sir. नो सर, मिड पॉइंट पे रखने पर किसका फोर्स जीत रहा होगा? Minus -4 4. की 4q वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा क्योंकि बड़ा चार्ज है। तो किस तरफ इक्विलिब्रियम होना चाहिए? टुवर्ड्स -q या टुवर्ड्स 4q? छोटे चार्ज के पास होना चाहिए। ये बड़ा लॉजिकल बात भी मुझे लग रही है कि छोटे चार्ज का जो इफेक्ट है वो भी छोटा ही होगा, लेकिन डिस्टेंस कम रखेंगे तो न्यूमरेटर तो छोटा है, k q1 q2 बाय r स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में छोटा चार्ज रखेंगे तो डिनोमिनेटर का नंबर भी छोटा रखना चाहिए जिससे कि रेशियो बैलेंस हो पाए, है ना। चलिए इसको बाद में और तरीके से भी सीखेंगे, लेकिन मुझे पता चल गया कि इधर कहीं कैपिटल क्यू रखना चाहिए। मैंने इधर से x डिस्टेंस मान लिया, तो यहां पे ये डिस्टेंस कितना हुआ? अच्छा ये बताओ, अगर यहां कहीं चार्ज रखते तो बैलेंस हो पाता क्या? मान लो ये पॉजिटिव चार्ज यहां रख दिया, क्या होगा? ये दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? मतलब कैंसिल हो सकता है फोर्स क्या? नो सर, इधर रख दे तो नो सर, ये भी कहेगा अट्रैक्शन, वो भी कहेगा अट्रैक्शन, दोनों तो लेफ्ट में ही आ गए, कभी कैंसिल होगा? कहां पे ही कैंसिल हो सकता है? कहां पे कैंसिल हो सकता है? बीच में ही हो सकता है, साइड साइड में नहीं होगा। तो साइन एक जैसे हैं तो बीच में कैंसिल हो रहा है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए बीच वाले फोर्स को अब वैल्यू वाइज ऐड कर रहे हैं, तो k q बाय एक्स स्क्वायर, साइन नहीं लगाया, हम लोग केवल मैग्नीट्यूड जब लेते हैं फोर्स का तो प्लस या माइनस साइन की चिंता नहीं करते। दूसरे चार्ज ने फोर्स लगाया k 4q बाय, बाद में हमने ये कैंसिल कर दिया और दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया, तो आया 1 बाय एक्स इक्वल टू 2 अपॉन एल माइनस एक्स। ठीक, अब ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल माइनस एक्स इक्वल टू 2x, एक्स को इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा इक्वल टू एल, एक्स का वैल्यू आया L/3. यानी एक साइड से कितना डिस्टेंस हो गया तो दूसरे साइड में कितना हो गया, तो डिस्टेंस का रेशियो 1:2, चार्ज का रेशियो था 1:4, डिस्टेंस का रेशियो 1:2। सेंटर ऑफ मास m1 r1 प्लस m2 r2, एक तो ये पंगा है, वहां पे r1 था, यहां r1 स्क्वायर है। दूसरा यहां पे सेंटर ऑफ मास का भी उल्टा कॉन्सेप्ट है, जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है छोटे वाले के पास में सेंटर ऑफ मास किधर खिसकता था? बड़े मास की तरफ खिसकता था, उल्टा आता था। वहां पे फॉर्मूला था क्या? m1 r1 प्लस, अब यहां पे थोड़ा अलग है, मैं बनाऊं क्या जनरल फॉर्मूला बनाऊं क्या? मान लीजिए ये पॉइंट को x, इस कोऑर्डिनेट को x1 और इसको x2 बोला और इसको हमने x3 बोला, जहां पे फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो x3 इक्वल टू रूट q1 x2 प्लस रूट q2 x1, यहां पे रूट आ रहा है, रूट में आएगा, अपॉन रूट q1 प्लस, मतलब अगर सॉल्व करें जनरल तो ये आंसर आ जाएगा, जनरल सॉल्व करें। लेकिन इन्होंने बोला क्योंकि सेंटर मास जैसा है, सेंटर मास जैसा नहीं, सेंटर मास का फॉर्मूला क्या था? m1 r1 प्लस, अब वहां m1 m2 था, वहां पे क्योंकि लीनियर प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे kq बाय r स्क्वायर है, kq बाय r स्क्वायर,
तो आर बनाएंगे तो रूट क्यू बाय आर हो जाएगा, रूट क्यू बाय आर। उल्टा और डिवाइड में चल रहा है तो फिर उल्टा चलेगा रिलेशन, यानी कि रूट Q1 के साथ क्या नंबर है, तो एक Excuse बार me, sir. हाँ जी, सर कैसे जनरलाइज किया उसको, हाँ जी, कैसे जनरलाइज किए, समझ नहीं आया। ये कैसे आया, डिराइव कैसे हुआ? यस सर। हाँ, डिराइव कैसे हुआ बताएं? चलो ये होमवर्क ये भी तुम लोगों के लिए, एक बार सोचो, जैसे इस चार्ज को हमने क्या लिखा हुआ है, Q, इसको Q1 लिख देना। इस चार्ज को हमने क्या लिखा हुआ 4Q, इसको Q2 लिख देना, यही तो लिखा है Q1 और फिर Q2। एक को लिख देना Q1, दूसरे को लिख देना Q2, एक का डिस्टेंस लिख देना X, मतलब वहाँ चार्ज में रूट कैसे है वो नहीं समझ में आया, लो जनरलाइज किया वहाँ। हाँ लो बता देते। मान लो कि ये ओरिजिन की जगह है x इक्वल टू 0, पहला चार्ज Q1 रखा है x1 पे, दूसरा चार्ज Q2 रखा है x2 पे, हमको पूछा तीसरा चार्ज कहां रखा जाए कि वो बैलेंस हो। ऐसे नहीं रखे, मतलब समझना, एक कहां रखा है x1 पे, एक x2 पे, हमें कितना किसका निकालना है, बीच वाले चार्ज का ऐसा पोजीशन निकालना है जहां पे वो बैलेंस हो जाए। ये जनरल सवाल हो गया, जनरल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो बताना मुझे ये दो चार्ज के बीच में कितना गैप है, x2 माइनस x1। इस दो चार्ज के बीच में कितना गैप है, देखो ये पूरा x2 है और ये x3 है, तो ये डिस्टेंस है x2 माइनस x3, और ये कितना डिस्टेंस है x3 माइनस x1। अब मैं यहां लिख रहा हूं k Q1 Q अपॉन x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, समझा कोई क्या, इक्वल टू k Q2 Q अपॉन x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर। ये कोई समझा गया, k Q कैंसिल कर दिया। अब इसका होल स्क्वायर हटाना है, क्या करना चाहिए, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देते, तो ये आ गया रूट Q1 अपॉन x3 माइनस x1 इक्वल टू रूट Q2 अपॉन रूट आगे गया। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x3 वाले नंबर अलग खींच लोगे, यस सर, अब तो हो जाएगा, यस सर हो जाएगा, x3 अलग खींचो, x3 का वैल्यू निकाल दो, हो जाएगा क्या? यस सर। करके देखना, देखो रूट Q1 किससे मल्टीप्लाई होता दिख रहा है और रूट Q2 किससे मल्टीप्लाई होता दिख रहा है, और ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा आपसे। लेकिन ऐसे जनरल फॉर्मूले, ऐसे तो हजारों सवालों के हजारों फॉर्मूले बनते जाएंगे भाई। वैसे ये आप कोई भी बुकलेट पढ़ोगे, यानी कोई कोचिंग का मटेरियल पढ़ोगे, ये वाला फॉर्मूला उसमें फॉर्मूले की तरह ही दिया रहता है कि अगर 3 चार्ज हैं, बीच वाला बैलेंस करना है तो फॉर्मूला क्या है, यही अभी जो लिखा आया। लेकिन ऐसे फॉर्मूले रटते रहेंगे तो पागल ही हो जाएंगे। चलिए, अभी ये दोनों चार्जेस, एक और स्लाइड गई क्या? यस सर, पीछे। अच्छा हाँ, मैंने तो डेराइव कर दिया। इसमें देखो एक और ये वाला एग्जाम्पल करते हैं, फिर अगले 2 चीजें मैं आपको होमवर्क कर दूंगा। इसमें कोई मजा नहीं आया बात सुन के। ये माइनस Q है और ये प्लस 4Q है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं बीच में कहीं पॉजिटिव चार्ज रखूं तो माइनस Q अट्रैक्ट करेगा, मतलब लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। इसको लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट की तरफ लगे। और प्लस 4Q क्या करेगा, रिपेल करेगा किधर? तो बीच में बैलेंस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो किधर बैलेंस होगा? यहां पे कहीं होगा, मतलब ये जगह है ए वाली जगह है, या यहां पे कहीं होगा बी, या बीच में सी, किधर बैलेंस होगा? बी बी या तो बी होगा। आउटसाइड। अबे सी नहीं होगा तो बी या ए ही होगा यार, ये क्या जवाब दिया? सी तो मैंने ही बता दिया कि नहीं होगा। बी होगा सर। अच्छा बताओ, ए वाली किसी जगह पर भी रखेंगे तो क्या दोनों चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे रहेगा? नो किस चार्ज से पास में रहेगा और किस से दूर? 4Q से पास में। मतलब 4Q वाला चार्ज भी बड़ा है और उसके पास भी हो,
और दूसरा वाला चार्ज छोटा भी हो और उससे दूर भी हो, तो क्या कैंसिल कर पाएगा इफेक्ट को? No, sir. छोटा चार्ज खुद ही छोटा चार्ज है, उसके पास फोर्स लगाने की ताकत भी कम है, और उससे और दूर चले गए तो उसका फोर्स तो और भी स्मॉल हो जाएगा, और बड़ा चार्ज तो खुद ही बड़ा चार्ज है और उससे डिस्टेंस भी पास है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा ए वाले रीजन में कहीं भी जाएंगे फोर्स 4q का हमेशा ही बड़ा रहेगा? तो किधर आना चाहिए? बी पे क्या बढ़िया चीज है, बी वाली जगह पर छोटे चार्ज के नजदीक है और बड़े चार्ज से दूर है, तो बड़ा चार्ज दूर गए तो फोर्स कम हो जाएगा, और छोटा चार्ज तो छोटा ही है तो कम फोर्स बनाएगा, तो वो आपस में बैलेंस हो सकते। खेल समझ में आ रहा क्या? जैसे अर्थ और मून में तुम अर्थ के पास घूमते रहो, तुमको मून की फील्ड ही नहीं लग रही, तुम अर्थ के पास घूम रहे हो भाई, तो अर्थ की फील्ड ही स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा मास है और पास में भी तो हो। तुम कह रहे मून की फील्ड फील नहीं हो रही, हमें नहीं होगी ना, तुमको कहां जाना पड़ेगा? तो क्या अर्थ और मून की फील्ड बिल्कुल मिड पॉइंट पे कैंसिल होती होगी क्या? कहां कैंसिल होती होगी? बिल्कुल मून के सरफेस पे पहुंचोगे तब जाके कैंसिल होगी, बिल्कुल उसके पास पहुंचोगे तब जाके कैंसिल होगी। ठीक है, ऐसे यहां पे तो अभी उस तरफ जाना पड़ेगा, एंड द डिस्टेंस नेक्स्ट स्लाइड था। हाँ, अब ये वाला था क्या? हाँ, तो हमने बोला कि बी वाले पॉइंट पर कहीं एक्स डिस्टेंस पर यहां पे क्यू रखना पड़ेगा। तो ये तो हम लोग अट्रैक्शन रिपल्शन के लॉजिक से एक तो पता लगा लेंगे कि कहां पे कैंसिल हो रहा है, और दूसरा डिस्टेंस छोटे चार्ज से कम होना चाहिए और बड़े चार्ज से। तो ये एक बेसिक लॉजिक समझ में आ गया ना? ठीक है, तो इसको आप कर लोगे ना? अच्छा बताओ, एक चार्ज से कितना डिस्टेंस है? एक से x है, दूसरे से कितना है? L plus अभी जो फॉर्मूला लिखा उसमें l माइनस एक्स लिखा था, उसकी जगह फिर स्क्वायर रूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखना है तो चार्ज का साइन नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में एक बार पढ़ लो, लिखा हुआ है टू चार्जेस q एंड 4q आर प्लेस्ड एट सेपरेशन l आर फ्री टू मूव। फ्री टू मूव देखा अभी जो मैंने बोला था, फ्री टू मूव। और फिर क्या लिखा है? फाइंड द पोजीशन, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। अभी अभी मैंने आपको पूछा था तो आपने बोला था यहां पे l/3 पे या यहां से 2l/3 पे कोई चार्ज q रखोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मुझे यह भी पूछा गया है कि इसका वैल्यू कितना होगा जिससे तीनों चार्ज बैलेंस हो जाए, यानी साइड वाले भी बैलेंस हो जाए। अब आप समझना, ये क्यू मैंने यहां रख दिया तो किसी एक साइड वाले चार्ज पर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? 2। कौन कौन लगाएगा? इस छोटे क्यू पे कौन लगाएगा? कैपिटल क्यू लगाएगा और 4q लगाएगा। अगर ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो गए तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही इस पर भी 2 फोर्स लगेंगे, उसको भी 0 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन साइड वाले किसी एक को ही बैलेंस कर दोगे तो ही तुम्हारा रिजल्ट बन जाएगा। तो हम इस साइड वाले क्यू को बैलेंस कर रहे हैं, तो फॉर क्यू देयर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग। मैं एक एक करके लिख रहा हूं, लेकिन बीच वाले चार्ज का साइन कैसा होना चाहिए? अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए, हमको लॉजिकली पता चल गया ना। लेकिन मान लो मुझे नेगेटिव साइन आंसर में चाहिए, तो मैं इसके साइन को पहले से ही क्या मान के चल सकता? आपको याद आया क्या तरीका? भाई आप या तो पहले ही मान लो नेगेटिव है और फिर आंसर निकाल के केवल वैल्यू निकाल दो, क्योंकि साइन ऑलरेडी तुम्हें पता है। लेकिन फिर आंसर में साइन नहीं दिखेगा, और आपको चाहिए एक ऐसा आंसर कि हम साइन के साथ रिजल्ट दिखे, बच्चा भी देखे, कहे तुम्हारा आंसर नेगेटिव आया। वरना तुम्हें सिखाना पड़ेगा, किसी को दिखाओगे तो बोलेगा यार आंसर तो तुम कह रहे थे नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव दिख रहा है। तो तुम बोलोगे साइन ऑलरेडी हमने ले लिया, अब केवल वैल्यू आ रहा है, साइन तो है ही ना, उसमें रख देंगे। यानी कि वी विल कंसिडर दिस चार्ज एज -q, एंड वो फिर q का आंसर निकल आएगा। या फिर इस चार्ज को हम क्या मान के चल देंगे? +q, और फिर हम लोग जो आंसर निकालेंगे उसमें साइन भी आएगा। तो थोड़ी देर मान के चलो, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस है, हमको पता नहीं ना इसका साइन क्या, इसको प्लस मान लिया। तो बताओ इस 4q का इस q पे कितना फोर्स लगेगा? L²। किधर लगेगा? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट प्लस दूसरा वाला बताओ कितना फोर्स लगा रहा? K Q Q बाय
L/3 का स्क्वायर। अच्छा ये L/3 है, याद आ गया ना कैसे निकाला था? उसके लिए हमने Q को बैलेंस किया था, ये कर चुके हैं, ठीक है। तो L/3 का स्क्वायर, ये फोर्स किधर आएगा? अभी लेफ्ट में ही आएगा क्योंकि हमने तो प्लस ही माना ना, समझ गए क्या? तो ये दोनों फोर्स लेफ्ट में हो गए, इसलिए इनको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया, दोनों लेफ्ट में, और इक्वल टू क्या कर दिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, समझ गए क्या? सबको प्लस मान लो, मतलब जैसा साइन नहीं पता तो प्लस मान लो, फिर सॉल्व कर लो। तो के क्यू गया, 4Q उधर भेज देते हैं, L² से L² गया, 4Q उधर, तो Q इज इक्वल टू -4Q अपॉन 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 नीचे आ जाएगा, समझ गए क्या? लग रहा बहुत मुश्किल हो गया, इसको 9Q कर देते, चलो। हाँ मिल गया, ठीक है। तो Q का आंसर आया -4Q/9। अब ये बताओ, ये आंसर में माइनस क्या बता रहा है? बोल रहा है आंसर जो साइन लिया वो सही नहीं है, नेगेटिव साइन लो, साइन के साथ आंसर आएगा, बट फोर्स को ऐड करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब फिर उसमें कंफ्यूज नहीं हो कि सर दो लेफ्ट वाले फोर्स ऐड होके 0 कैसे हो जाएंगे? अरे भाई ऐड होके 0 करोगे तो अभी तो साइन आएगा, ठीक है ना? हाँ चलो, सेम कहानी है, बट यहां पे एक Q है, एक 9Q है, तो थर्ड चार्ज को कहां रखना चाहिए? राइट में, लेफ्ट में? ए बी, ऐसे कर दे, A B एंड C। ए पे क्यों? डिस्टेंस स्मॉलर चार्ज से स्मॉल होना चाहिए, बड़े चार्ज से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मामला क्लियर है आपको, बहुत बढ़िया। अभी साइड वाले चार्ज का कोई ऐसा क्या साइन होना चाहिए कि नेट फोर्स तीनों पे 0 हो जाए? साइड वाले चार्ज का पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव हुआ तो कौन रिपेल करेगा? बोलो, तीनों चार्ज बैलेंस करने। फिर से सुनो, यहां पे मैंने कोई Q चार्ज रख दिया, अब ये Q का साइन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर Q का साइन पॉजिटिव है तो बीच वाले चार्ज का क्या होगा? ये जो ये वाला चार्ज Q है, ये बैलेंस रह सकता है कि नहीं? अगर ये Q को प्लस लिया तो नहीं रह सकता, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा, वो पॉजिटिव इसको रिपेल कर देगा, लेफ्ट में निकल लेगा। क्यों भाई? अगर उसको नेगेटिव रखा, अगर उसको नेगेटिव रखा तो इसके बारे में सोचो, ये इसका क्या होगा? बैलेंस हो सकता है, और बीच वाला बैलेंस हो सकता है, और साइड वाला तो बैलेंस हो गई। हाँ तो नेगेटिव ही होना चाहिए, है ना? मतलब देखो, अभी हमने यही देखा था कि साइड वाले चार्जेस एक ही साइन के थे और बीच वाला अपोजिट साइड का। तो क्योंकि यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट साइड में आ रहा है, तो साइड वाले चार्जेस के साइन एक जैसे होंगे, तो नेगेटिव ही रखना पड़ेगा इसको। दिस चार्ज हैज टू बी नेगेटिव, है? हाँ, अगर मैं इसको प्लस ले लूं तो क्या गड़बड़ है बताओ? हाँ बोलो। हाँ आ ही जाएगा, ठीक है। ठीक, मैं वैसे ही लॉजिक पूछ रहा था। आंसर आप सही कह रहे हैं कि आंसर तो साइन के साथ अपने आप ही आता है, अगर हम प्लस मान के कर लें और उससे सॉल्व करें अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे बोल रहा हूं कि नेगेटिव होना चाहिए। सर हाँ जी, सर जो साइड वाले चार्जेस हैं वो फिक्स्ड नहीं है ना? क्या कह रहे हो? सर जो साइड वाले चार्जेस हैं वो मूवेबल है या फिक्स्ड है? ये सारे फ्री है, यस सर। ये दोनों फ्री है, और थर्ड चार्ज ऐसा रख रहे हैं कि वो भी बैलेंस हो जाए और उसकी वजह से ये लोग भी बैलेंस हो जाए। यस सर। तो वो जो बैलेंस हो जाए वो वैसा सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि साइड में रखना पड़ेगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इसका साइन कैसा होना चाहिए कि ये जो पहले से रखे चार्ज भी बैलेंस हो जाए, तो जैसा ये माइनस है तो ये भी नेगेटिव होगा, तो ही बैलेंस हो पाएंगे।
सर इसमें सी पर तो कोई चार्जेस नहीं आएगा ना? किस पे? हाँ, सी पे तो बैलेंस पॉइंट नहीं आएगा, ए पर ही आएगा। यस सर। हाँ जी, फिर से बोलो। हाँ, ए पर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं रखना चाहिए? अगर हम यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव इसको क्या कर रहा है? तो अट्रैक्ट कर रहा, मतलब इस पर तो रुकने का कोई चांस ही नहीं है, तो खिसक ही लेगा। करेक्ट है। अगर इसको नेगेटिव रखेंगे तो फिर ये भी अपने से रिपेल करेगा, नहीं ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो बैलेंस हो सकते हैं। और ये नेगेटिव है तो इस साइड वाले को रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव इस साइड वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी बैलेंस रह सकता है। समझ गए क्या? पॉजिटिव मान के सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना बाद में? हाँ जी, आवाज बहुत कम आई, जोर से बोलो। सर पॉजिटिव उसको लेट करके सॉल्व तो कर सकते हैं ना, बाद में हाँ। चार्जेस तो खुद ही आ जाता है। हाँ हाँ, आप दो चीजें हम लोग अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं। एक, अगर कोई डायरेक्टली पूछे कि ये साइड वाले चार्ज पे का साइन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि साइन हम लॉजिक से भी पता लगा सकते हैं, और जब वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर हम उसको प्लस मान के सॉल्व करते हैं तो भी हमारे आंसर में साइन आ जाता है, लेकिन वो तो सॉल्व करने के बाद आता है। अगर कोई नॉर्मली पूछे कि इस चार्ज का साइन क्या है, तो फिर मैं पूरा सॉल्व क्यों करूंगा? ये तो लेफ्ट राइट और अट्रैक्शन रिपल्शन से साइन अलग से निकाल देंगे। तो वो डिस्कशन चल रहा है कि साइन अलग से निकाल दिया। चलिए ये देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट पढ़ लो। इफ टू चार्जेस क्यू आर फिक्स्ड, ये साइड वाले फिक्स्ड हैं, साइड वाले फिक्स्ड हैं, और सेपरेशन एल है, देन चेक द स्टेबिलिटी ऑफ थर्ड चार्ज प्लेस्ड मिडवे। ये जो बीच में चार्ज रखा है, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर है तो मिड पॉइंट पे रखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, इस बार भी मिड पॉइंट पे रखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो हमने बोला कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताओ ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। अब आप समझना, ये लाइन को वाई एक्सिस बोल दिया और इस लाइन को एक्स एक्सिस बोल दिया, मतलब हाँ, तो आपको ऐसे सोचना है कि एक्स एक्सिस के हिसाब से पूछा है तो हमें चार्ज को एक्स में खिसका के देखना है। मान लीजिए ये प्लस चार्ज है तो ये दोनों रिपेल कर रहे होंगे। अगर मैं इसको एक्स में खिसका के थोड़ा आगे रख दूं तो ये वापस जाना चाहेगा कि राइट में खिसकाया तो राइट में निकल लेगा? वापस जाना चाहिए, क्योंकि राइट में खिसकाओगे तो राइट वाले का रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा और लेफ्ट वाले का रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा। बीच में तो बैलेंस हो रहे थे, तो ये लेफ्ट में निकल लेगा। तो मतलब ऐसे खिसकाएंगे तो ये बीच में वाइब्रेट करने लगेगा। समझ गए क्या? यस सर। ऐसा खिसकाया तो वापस भाग रहा है, वापस भाग रहा है, दूसरी साइड जाएगा, दूसरी साइड से रिपल्शन बढ़ जाएगा तो फिर वापस आएगा। तो कोई पूछे कि अगर इसको एक्स एक्सिस में वाइब्रेट करें तो इसमें ऑसिलेशन होगा या नहीं होगा, ऐसे सिचुएशन के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। पार्टिकल शिफ्ट किया, रिलीज किया एंड इट इज गोइंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्या हो गया? स्टेबल था वहां। अगर इसको वाई एक्सिस पे शिफ्ट कर दूं और छोड़ दूं, ये हम कर चुके हैं क्लास में, दोनों प्लस थे, बीच वाला भी प्लस है, वाई में ले गए, दोनों रिपेल कर रहे हैं, किधर निकल लेगा? इन्फिनिटी। याद आ गया क्या? ये केस हमने क्लास में किया, इन्फिनिटी में निकल लिया। तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये कैसा इक्विलिब्रियम था? मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इन्फिनिटी निकल लिया। ठीक है, ये एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट भी है कि कभी भी किसी भी कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। हमेशा मतलब अगर किसी एक लाइन पे स्टेबल है तो दूसरी लाइन पे वो अनस्टेबल जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हर जगह से चार्ज हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब कि तुम एक्स में चला रहे हो तो भी स्टेबल, वाई में चला रहे हो तो भी स्टेबल, जेड में चला रहे हो तो भी स्टेबल, बीच के कोई भी डायरेक्शन में खिसका रहे हो तो भी स्टेबल, ऐसा नहीं होगा। तो किसी एक पर्टिकुलर जगह स्टेबल है तो उसी जगह पर दूसरी लाइन पर वो ऐसे, यहां पर भी इसको भी बना पाओगे। अगर हमने एक्स में इसको खिसका के यहां रख दिया तो साइड वाले चार्ज क्या करेंगे? देखो ये साइड वाला पास में आ गया, ये अट्रैक्ट कर रहा था तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ये वापस क्यों जाएगा? तो और खिसक लेगा राइट में। यस। अभी ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? अनस्टेबल। और वाई में शिफ्ट करा तो स्टेबल।
तो ये दोनों ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिजल्टेंट किधर आ रहा है, नीचे। बीच तो में नीचे। हाँ, तो फिर मतलब वापस आ रहा है ना, ठीक है। एक हो गया स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल, ऐसे है। हाँ ठीक है। एक दो सवाल और, मैंने बोला ये दो दो वाले इक्विलिब्रियम है जो नहीं आपको सारे करने हैं सवाल, ठीक है। और उसमें रखना नोट्स में, नोट्स बना रहे हो, 10-15 मिनट 20 मिनट लग रहे होंगे घर पे, ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन जो भी है थोड़ा तेजी से करो। इतना इतना इलेबोरेट कोई बुक लिखने की जरूरत नहीं है, उतना लिख दो कि दिमाग में रहे। 4 चार्जेस हैं। हाँ कुछ कह रहे हो? ये साइड वाला किसी एक क्यू चार्ज पर फोर्स 0 करना है, देखो सवाल लिखा है, सो दैट, समझ गए क्या? ये जो छोटा क्यू है, इस छोटे वाले क्यू पे कौन कौन लगा रहा होगा फोर्स? साइड वाले कैपिटल क्यू लगा रहे हैं, और छोटा क्यू। वो स्मॉल क्यू तो उसके जैसा ही लग रहा है, तो वो स्मॉल क्यू क्या करेगा? रिपेल करेगा। वो हाँ कोई बात नहीं, इससे तुम लोग अलर्ट रहते हो कि फोटो गायब हो गया, बताते रहेंगे सर को। अगर मैं वैसे ही साइन पूछूंगी, ये क्यू का साइन अगर ये प्लस है तो इनका साइन कैसा होगा? क्यों भाई? ये तो इसको रिपेल ही करेगा। अब तो मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, ये चार्ज तो इसको रिपेल ही करेगा, तो इसको बैलेंस रखना है तो साइड वाले अट्रैक्ट करेंगे तभी ये बैलेंस हो पाएगा। तो मैं इसका साइन ऑलरेडी नेगेटिव मान लेता हूं, काहे को टेंशन ले है भाई। तो इसका एक फोर्स ऐसे एफ आ जाएगा ऊपर, इसका फोर्स ऐसे साइड में एफ आ जाएगा, इनका रिजल्टेंट ऐसे डायगोनल के अलॉन्ग चला जाएगा, F√2 हो जाएगा। समझ गए क्या? यस सर। और ये जो इधर Q वाला फोर्स है, इसको अलग से F1 लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में बैलेंस कर देंगे, बैलेंस मतलब बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे, प्लस करके 0 नहीं करेंगे, क्योंकि एक चल रहा है आगे एक चल रहा है पीछे, तो दोनों का वैल्यू बराबर कर देंगे, ठीक है। तो लिख रहा F इज इक्वल टू, मतलब √2F इज इक्वल टू F1, समझ गए? √2F इक्वल टू F1, √2F KQQ बाय, ये क्या लिखा? L क्या है? हाँ जी, डायगोनल। अच्छा L डायगोनल है, लल्ला इसका चार्ज ले रहा है डायगोनल का। और F1 की जगह लिख दिया KQQ बाय, वैल्यू तो इजी होता है लिखना, मुश्किल है क्या इसमें? नो सर। यहाँ √2 कहां से आ गया? वो दो साइड वाले का रिजल्टेंट निकाला, √2 हो गया। ये दोनों फोर्स अलग अलग दिखे, ये KQ कैंसिल हो गया, ये √2 नीचे चला जाएगा, यहाँ पे 2L² से L² कैंसिल हो गया, Q का वैल्यू आया Q बाय 2√2, लेकिन साइन ऑलरेडी नेगेटिव मान रखा है हमने, तो Q का वैल्यू अगर वो है, इन्होंने Q को -Q नहीं लिया था, इन्होंने Q लिया था, तो Q बाई Q का वैल्यू आ गया। समझ गए क्या? मतलब हमारे लिए साइन का वैल्यू -Q है, समझ गए? इन्होंने बोला रेशो बताओ, माइनस क्यों आया है? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है एक चार्ज नेगेटिव दूसरा, तो रेशो पे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस हमें लगाना है अगर साइन हमने ऑलरेडी सही मान रखा है तो, और झंझट से बचना है तो। मतलब आंसर साइन के साथ आए, बड़ा मजा आया हमको, तो क्या करना है, प्लस लो अपना आंसर निकालना, ठीक है। मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये भी होमवर्क है, इसको ट्राई करना आपको। डीपीपी में भी ये सवाल वैसे मिल जाएगा आपको। ये स्क्वायर है, चारों चार्ज बराबर हैं और एक सेंटर पे क्यू है। किसी भी कॉर्नर वाले चार्ज पर ये 3 कॉर्नर वाले चार्ज रिपल्शन मार रहे होंगे, क्योंकि सब एक जैसे हैं ना। तो सेंटर वाला चार्ज
ऐसा करना है कि अट्रैक्ट करके इस कॉर्नर वाले चार्ज को बैलेंस कर दे। सवाल समझ गए? सेंटर वाले चार्ज को बैलेंस नहीं करना, क्योंकि वो तो हमेशा ही बैलेंस्ड होगा। हमेशा क्यों होगा? क्योंकि ये, हाँ सेंटर पे ये कर चुके हैं हम लोग कि अगर किसी पॉलीगन के हर कॉर्नर पे इक्वल चार्ज हो तो सेंटर वाले चार्ज पर नेट फोर्स हमेशा 0 ही होता है, चाहे जो भी वैल्यू हो। करेक्ट है? याद आ गया क्या? है ना? हेक्सागन मैंने बोला 83 साइड्स का पॉलीगन लिया, उसमें 82 पे चार्ज है। अरे 83 पे चार्ज है तो टोटल 0 ही होगा। जैसे ये स्क्वायर है तो ये पॉलीगन हो गया, इसके चारों कॉर्नर पे बराबर चार्ज है तो सेंटर पे नेट चार्ज हमेशा 0 होगा। तो सेंटर वाले चार्ज को बैलेंस नहीं करना, वो बैलेंस है। किसको बैलेंस करना है? तो सवाल ये पूछा, फाइंड क्यू इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। सिस्टम मतलब किनारे वाले बैलेंस हो जाएंगे तो सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। बीच वाला तो बैलेंस ही है, किनारे वाले बैलेंस हो जाए, सारा सिस्टम बैलेंस। सेम सवाल, किसको बैलेंस करना है? किसी कॉर्नर वाले क्यू को। किसी एक कॉर्नर वाले क्यू पर दूसरे कॉर्नर वाले रिपल्शन लगाएंगे तो एक रिजल्टेंट आ जाएगा बाहर की तरफ, और जो सेंट्रॉइड वाला चार्ज है वो अलग फोर्स लगाएगा, वो भी इसी लाइन पर आएगा। समझ गए? ये लेंथ एल है तो ये कितना है? L/√3। ये 50 बार हो गया भाई, अभी इसको याद कर लो। सर वो क्यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगा ना? हाँ जी, सर जो आप जो क्वेश्चन देते हाँ। हैं उसमें क्यू हमेशा नेगेटिव ही होगा ना? हाँ सभी में। ये सारे चार्ज का साइन कैसा रहेगा? कैपिटल क्यू का वैल्यू कैसा आएगा? नेगेटिव। साइन 0 आएगा। साइन 0 कैसे होता है? मैंने बोला कैपिटल क्यू का साइन क्या आएगा? 0। कैसे? साइन 0 कभी देखो होता है क्या? साइन नेगेटिव ही आना चाहिए, अगर ये प्लस है तो अपोजिट आएगा। कर लोगे ये? यस ट्राई करना, लेकिन बहुत मतलब मन से करना। आपको 1-2 सवाल से ही ये जो रिजल्टेंट लेने का आइडिया है ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये साइड वाले चार्जेस को कैसे ऐड कर रहे हैं, उतना ही सीखना है हमें। अब हमारे पास आज की क्लास में कुछ बचा नहीं। नया पार्ट का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उसको नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।